Welcome to TRS Clips, the channel that we hope is like a brain workout for you. मेरे एज के बहुत सारे लोग जो इंडिया में और बहुत सारे लोग जो यूएस यूके में भी है, वो भी माइग्रेटिंग टू दुबई, माइग्रेटिंग टू आबू धाबी, ऐसे कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं. डू यू थिंक इट्स फॉर द सेम रीजन कि ये ग्लोबल मार्केट हब बन चुका है? करेक्ट. सो मैं करीब महीने में 20 दिन दुबई में रहता हूँ. Oh, really? काफ़ी टाइम हम वहाँ स्पेंड करते हैं. आई थिंक दो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं. एक, इनफैक्ट जब हमने लास्ट ईयर पहला बैच शुरू किया था तो करीब 100-125 बच्चे थे फ्रॉम 45 कंट्रीज़. और जब कॉलेज का पहला दिन होता है तो पेरेंट्स छोड़ने आए होते हैं, तो करीब 90 पेरेंट्स आए हुए थे. और इन 90 पेरेंट्स में आप मानो कि करीब 35 डिफरेंट नेशनैलिटीज़ थी जो सब दुबई आई हुई थी. जब मैंने इन पेरेंट्स से बात की, एंड इनमें से ऑब्वियसली देयर लॉट ऑफ पेरेंट्स वर फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो इन्होंने बोली वो थी कि यार मीडिया ऐसा पोर्ट्रे करता है, स्पेशली जो मेन स्ट्रीम वेस्टर्न मीडिया कई बार ऐसा पोर्ट्रे करता है कि वेस्ट जो है वो बहुत कॉस्मोपॉलिटन है या बहुत सेफ़ है. दुबई में आके हमें रियलाइज़ होता है दो चीज़ें. एक, दुबई ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन है दैन मोस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड. प्रॉब्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़. आई थिंक ओनली द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन. आई थिंक वेरी क्लोजली सेकेंडेड बाय सिंगापुर. तो एक वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उन्हें लगी कि यार ये ज़्यादा एक्सेप्टिंग है दुनिया में, ये ज़्यादा एकोमोडेटिंग लोग हैं कंपेयर टू व्हाट वी आर बीइंग टोल्ड फॉर वेस्टर्न सिटीज़. तो एक वो बड़ा इंटरेस्टिंग उनका ऑब्जर्वेशन था. दूसरा उनका ऑब्जर्वेशन था इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, कि प्रॉब्ली इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेसेस. इनफैक्ट आबू धाबी कीप्स रैंकिंग फर्स्ट इन दैट लिस्ट इन द वर्ल्ड. तो आई थिंक ये दो चीज़ें एक काफ़ी बड़ा फैक्टर हैं कि एक तो आप कितने एकोमोडेटिंग हो फॉर पीपल हु मे नॉट नेसेसरली बी ऑफ योर पर्सपेक्टिव, ऑफ योर माइंडसेट. आप कितना डाइवर्सिटी अलाउ करते हो. और मुझे लगता है इस मामले में दुबई ने बहुत ही अच्छा बेंचमार्क एस्टेब्लिश किया है इन बीइंग अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी. पता है बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नहीं यार, दोनों जगह सिंगापुर और दुबई दोनों कॉन्क्रीट जंगल है, ऐसा कहते रहते लोग. बट मैं ये मानता हूँ कि यार एवरी प्लेस हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स. करेक्ट. डेफिनेटली देयर इज सम नेचर लैकिंग इन यूएई एंड इट्स नो वंस फॉल्ट, वहाँ की ज्योग्राफी वैसी है. बट जो प्रोज है वहाँ के, जिस तरह के लोग मिलते हैं अलग अलग देशों के, और अलग अलग देशों के अचीवर्स मिल जाते हैं आपको. आई हैव नेवर लेफ्ट अ दुबई ट्रिप बीइंग अनस्टिम्युलेटेड. नए आइडियाज, हर किसी में ग्रोथ माइंडसेट, हर किसी में एम्बिशन, ये आप अपनाते हो दुबई से. इवन सिंगापुर सेम लॉजिक. वो फिल्टर आउट होता है ना, क्योंकि जो लाइक यू सेड कि दुनिया के जो बेस्ट लोग हैं वो वहाँ जाके इकट्ठे होते जा रहे हैं. तो इट इज़ लाइक यू आर वॉकिंग इन टू अ क्लब ऑफ हाई अचीवर्स. एंड आई थिंक वो जो इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है ना फिर, कि हर कंट्री का हाई अचीविंग ऑडियंस आपको एक साथ मिल गई है. आई डोंट थिंक देयर इज कैन बी एनीथिंग बेटर देन दैट. इफ़ यू कैन गेट एक्सेस टू अ क्लब जिसमें बेस्ट ऑफ ईच कंट्री इज कमिंग टुगेदर एंड देन यू आर स्पेंडिंग टाइम विद देम, उससे जो लर्निंग क्रिएट होगी, उससे जो ऑरा क्रिएट होगा, उससे जो आप स्किल सेट बिल्ड कर पाओगे, मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई भी एजुकेशन उसको सब्स्टिट्यूट कर सकती है. वैसे मेरे मुताबिक ये पूरे पॉडकास्ट में हमने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को करियर मेंटरिंग दी है. आई वुड आर्ग्यू टू सम डिग्री बेटर देन करियर काउंसलर्स. क्योंकि हमने मिथ बस्टिंग करी है और उसकी ज़रूरत है, स्पेशली इस जनरेशन को इन द मिडल ऑफ वूका क्लाइमेट. आई थिंक वही है ना कि इवन जो आज लॉट ऑफ करियर काउंसलर्स, एंड अगेन प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, बट लॉट ऑफ करियर काउंसलर्स एंड पेरेंट्स, राइट, उन्होंने जो सोसाइटी में उन्होंने अपने करियर्स बिल्ड करे या जो उन्होंने इक्वेशंस देखी, उसमें वो इक्वेशंस काम करती थी, राइट. आज से 15-20 साल पहले अगर मैं भी एक पेरेंट होता या एक स्कूल काउंसलर होता तो शायद मैं भी यही कहता कि आप यूएस चले जाओ, एक अच्छी डिग्री ले लो, या आईआईटी चले जाओ, एक अच्छी डिग्री ले लो, एक अच्छी जॉब चेस करो, और उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी, लाइफ स्टेबल हो जाएगी. आई थिंक वो मिथ बस्ट करने की इसलिए भी ज़रूरत है कि वो इक्वेशंस अब ट्रू नहीं रह गई हैं. तो टू द पीपल हु आर इन देयर 30s, टू द 90s बॉर्न, आई थिंक हमें वो बताना पड़ेगा टू द 2000 बॉर्न पीपल कि यार ये जो इक्वेशंस आपको बताई जा रही हैं, जो हमें भी बताई गई थी, वो अब काम नहीं कर रही हैं. तो आप थोड़ा सा देख लो, आपको थोड़ा सा लर्निंग की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी. आपको वो लोकल मैक्सिमा छोड़ के ग्लोबल माइंडसेट अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ अब दुनिया में हर जगह हैं.
आप कहीं से भी किसी के साथ भी बना सकते हो और आपको बहुत ग्लोबल वर्कफोर्स के साथ भी काम करना पड़ेगा. अब आप सिर्फ अपने शहर के लोगों के साथ या अपने जैसे लोगों के साथ ही काम करते रहोगे तो आप डिसएडवांटेज पे रहोगे. यू शुड बी ओपन टू वर्किंग विद एनी वन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल सेट है. अगर आपका नेटवर्क ग्लोबल है, अगर आपने वो स्किल सेट बिल्ड किया हुआ है, लाइक यू आर सेइंग कि लोगों को आप मैनेज कर सकते हो, आप ग्लोबली डाइवर्स लोगों को मैनेज कर सकते हो, उनके साथ काम कर सकते हो, उनके साथ कुछ बना सकते हो, तो बहुत ही एडवांटेज होता है. तो गिव यू एन एग्जांपल, अभी हमारे बच्चों ने एक कंपनी क्रिएट की कॉल सर्फ क्लब. इसमें 5 लोगों की टीम है स्टूडेंट्स की, जो इनमें से एक अमेरिकन है, शी इज़ फ्रॉम US, वन इज़ फ्रॉम लैटिन अमेरिका, वन स्टूडेंट इज़ फ्रॉम US, वन स्टूडेंट इज़ फ्रॉम इंडिया एंड देन वन इज़ फ्रॉम यूरोप. इन्होंने देखा कि US में पिकल बॉल एज अ स्पोर्ट कितना ज़्यादा चल रहा है. उन्होंने देखा कि वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ खेल रहे हैं, नई जगह के पिकल बॉल के एरिनाज आ रहे हैं जहाँ पे लोग खेल रहे हैं. पिकल बॉल की जो रैकेट्स हैं उनकी अच्छी अच्छी ब्रांड्स बन रही हैं. तो जब वो इंडिया आए 6 महीने के लिए, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार इंडिया में तो अभी पिकल बॉल बहुत ही नेसेंट फेस में है, ये तो अभी जो शुरू हो रहा है. तो उन्होंने एक कंपनी बनाई जो पिकल बॉल के अराउंड है. तो दे सेल रैकेट्स, दे सेल बॉल्स, दे डू CEO इवेंट्स जहाँ पे बड़े बड़े CXOs आते हैं सिर्फ पिकल बॉल खेलने के लिए, बिकॉज गोल्फ के बाद जो एक नेटवर्किंग स्पोर्ट आज बन रहा है वो पिकल बॉल है. ये कंपनी 6 महीने में 50 लाख रुपए की फंडिंग रेज कर चुकी है. ये फोर्ब्स के कवर पे आ चुके हैं, ये एंटरप्रेन्योर के कवर पे आ चुके हैं. ये उन्होंने इंडिया से चालू किया था, अब ये सेम चीज़ दुबई में एक्सपैंड कर रहे हैं, सेम चीज़ सिंगापुर में एक्सपैंड कर रहे हैं. और मुझे लगता है कि ये नहीं हो पाता अगर ये फ्लेक्सिबल माइंडसेट नहीं होता कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके बना सकते हो. आज एक अमेरिकन आके इंडिया में बना रहा है क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर ये चीज़ पिक कर चुकी है, तो अभी इंडिया में आने वाली है. ये मिनिमलिस्ट ऑर्डिनरी के साथ भी सेम स्टोरी है. जो इंडियन ब्रांड है मिनिमलिस्ट, करेक्ट, मेरे ख्याल से देयर इज एन अमेरिकन ब्रांड विद द एग्जैक्ट सेम ब्रांड स्टोरी, राइट? क्योंकि आपने देखा कि इंडिया में वैसा कुछ नहीं है. हाँ, तो अगर इंडिया में नहीं है तो वो मार्केट गैप फिल करो. और मेरे ख्याल से द फाउंडर्स पॉकेटेड समथिंग लाइक 900 crores. करेक्ट. क्यों? क्योंकि वहां जाकर घूमे. एग्जैक्ट, बस ये करो गाइस, लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड. या जैसे चाइना में कैंटन फेयर होता है. अगर आप कैंटन फेयर में, एंड दिस इज अगेन एन एडवाइस टू एनीबडी हु हैज even 0.01% interest of building anything in the product space, right from the smallest toy to the biggest robot. जो भी, अगर आप छोटे से छोटा प्रोडक्ट से लेके बड़े से बड़ा प्रोडक्ट, आपको एक बार कैंटन फेयर जाना चाहिए. वहाँ जाके जो लर्निंग होती है, ये चाइना का एक बहुत बड़ा मेला है जिसमें सारे मैन्युफैक्चरर, सारी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर से लेके छोटे से छोटा मैन्युफैक्चरर आता है. और द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आपको वहाँ मिलती हैं कि यार मैं ये प्रोडक्ट भी इस मार्केट में बेच सकता हूँ, ये प्रोडक्ट इस मार्केट में बेच सकता हूँ, माइंड बॉगलिंग है. एज अ क्रिएटिव प्रोफेशनल ना, मैंने एक सच जाना है कि एनी क्रिएटिव वर्क is always going to be inspired by another piece of creative work that you have seen. The trick is to never let the audience understand where you've taken inspiration from. और उसमें गेम ये होती है कि 3-4 जगह से इंस्पिरेशन लो और उसका एक मिलन बनाकर पेश करो ऑडियंस के सामने. और ये फिल्मों के लिए सच है, म्यूजिक के लिए सच है, कंटेंट के लिए सच है, एनी क्रिएटिव, स्टार्टअप्स के लिए भी सच है. स्टार्टअप आपको बस ये समझना पड़ेगा कि आप किसके लिए बना रहे हो और उसके लिए आपको क्या मॉडिफाई करने की जरूरत है. जैसे फ्लिपकार्ट भी एक तरह से अमेजोन से इंस्पायर्ड है, बट जब वो इंडिया में आए तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार अगर आप इंडिया में इंडियंस के लिए बना रहे हो तो चूंकि हम ट्रस्ट कम करते हैं ऑनलाइन वाली चीज़ों पे, आपको कैश ऑन डिलीवरी, जो COD वो बोलते हैं, उसका फीचर बनाना पड़ेगा. जब तक आप कैश ऑन डिलीवरी का फीचर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे नहीं डालोगे तब तक वो वेबसाइट्स नहीं पिक होंगी. तो एक तरह से वो आइडिया वहाँ से इंस्पायर्ड था, बट उन्होंने इंडियन ऑडियंस के लिए उसको मॉडिफाई कर दिया बाय पुटिंग दैट कैश ऑन डिलीवरी फीचर. तो यही प्रोसेस आपको हर जगह एप्लीकेट करना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, आप ग्लोबली वो इंस्पिरेशन लो. और जब आप जिस भी मार्केट के लिए बना रहे हो उसके लिए क्या फ्लेवर लगाना पड़ेगा, क्या, जैसे डोमिनोज ने पनीर पिज़्ज़ा इंडिया में शुरू किया, राइट? आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं पे और वो पनीर डाल रहे हैं अपने पिज़्ज़ा में. तो आई थिंक वो एक वेरिएशन कि लोकल ऑडियंस के लिए हाउ डू यू मॉडिफाई इट, बट इंस्पायर्ड फ्रॉम अ डिफरेंट मार्केट कि यार ये प्रोडक्ट है, इसको यहाँ लेकर आते हैं, ऐसे मॉडिफाई करते हैं और फिर इस मार्केट में उसको बिल्ड करते हैं. क्योंकि इस पूरे पॉडकास्ट में हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करी है. मैं मानता हूँ कि 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा की होती है किसी भी ज़िंदगी में, स्पेशली यंग प्रोफेशनल्स. जितना हो सके ट्रैवल करो. एक नैरेटिव है भारत में कि पूरे भारत में ट्रैवल करना चाहिए ना, राइट? टोटली अग्री
कि आप भारत को बहुत करीबी से समझोगे. बट मैं ये भी मानता हूँ कि फॉर योर लेट 20s या अर्ली 30s एक थोड़ा सा गोल रखना चाहिए ऑफ डूइंग एटलीस्ट 1 फॉरेन ट्रिप. बस दुबई जाके आओ, गो सी दैट लैंड, सी हाउ पीपल देयर थिंक, वर्क, इंटरैक्ट वगैरह. वो विद्या को लेकर लौटो यहाँ. आई थिंक नज़रिया बदल जाता है. जैसे हम जर्मन्स के साथ काम करते थे एक, बिकॉज आई एम अ केमिकल इंजीनियर, तो हम एक मशीन इंस्टॉल कर रहे थे जो कि 5 स्टार का जो होम ट्रीट्स वाला पैकेज आता है उसकी पैकेजिंग मशीन थी. ये इंस्टॉल कर रही थी एक जर्मन कंपनी, एंड उन्होंने अपने जर्मन इंजीनियर्स भेजे हुए थे इंडिया में वो फैक्ट्री वो मशीन इंस्टॉल करने के लिए. अब इंडिया में जैसे हम बोलते हैं कि IST इज़ इंडिया स्ट्रेचेबल टाइम, तो अगर हमने बोला है कि हम ये 9 बजे शुरू करेंगे तो हम उसको 9:15 9:30 तक शुरू कर देते. बट देवर जर्मन्स, तो हमने बोला है कि हम 9 बजे शुरू करेंगे तो 8:58 पे देवर देयर, एंड उनकी एक्सपेक्टेशन होती थी कि आप इसको शुरू कर दोगे उसी टाइम पे. एंड दे वुड गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड व्हेन इट वुड नॉट गेट स्टार्टेड at 9 बिकॉज वी हैड सेड इट वुड स्टार्ट at 9, राइट. तो यहाँ पे फिर हमारी वो लर्निंग हुई कि यार अगर हमें इनके साथ काम करना है तो विल हैव टू बी वेरी पंचुअल एंड वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स. दूसरा जो हमारा होता था कि हमने सोचा था कि लोग 5 बजे ऑफिस बंद होने का टाइम है, बट एज इंडियंस यू वुड स्ट्रेच, यू लाइक कि चलो ठीक है 1 घंटा और लगा के ख़त्म कर देते हैं, कोई बात नहीं. बट उनके माइंडसेट में था कि नहीं, अगर 5 बजे बंद होने का टाइम है तो हम 5 बजे इसको बंद करके विल रैप इट अप एंड वी विल स्टार्ट टुमारो. आई थिंक एंड दैट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कल्चरल लर्निंग. बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जब आप अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ काम करते हो वो लर्निंग बिल्ड होती है कि यार इस कंट्री के लोग ये चीज़ बहुत सही करते हैं और ये मुझे इनसे सीखना चाहिए. इस कंट्री के लोगों में ये वर्क एथिक बहुत अच्छा है, या ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, या उनके कल्चर में ये न्यूसेंस है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मुझे काम आ सकता है. तो वो पिक करना मुझे लगता है 20s में अर्ली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. दैट इज़ अ स्किल. दैट इज़ अ स्किल. वो जो हमने पहले सेल्स और पर्सनल वो ब्रांडिंग वहीं से आएगी वो, क्योंकि आप स्टोरी टेलिंग सीखोगे कैसे अगर आप 10 अलग तरह के लोगों से मिले नहीं हो. अगर आप सिर्फ एक ही तरह के लोगों से मिल रहे हो देन हाउ विल यू बी अ स्टोरी टेलर फॉर अ ग्लोबल ऑडियंस. ये पूरे पॉडकास्ट में जब हमने ये ग्लोबल बिजनेस का करियर प्लान पेश किया है, हमने अब ये मेंशन करा है कि द फर्स्ट स्टेप इज स्टडिंग पीपल. स्टडिंग पीपल यानी कि वहाँ जाकर लोगों से सीखो, हाँ. लोगों को पढ़ो. पता है ये IPL की एक कहानी है. सुरेश रैना ने बहुत बार ये कहानी शेयर करी है कि जब IPL की शुरुआत हुई थी तब इंडियन प्लेयर्स को पहली बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती जहाँ वो लॉकर रूम में न्यूजीलैंडर्स के साथ क्रिकेट को समझ रहे थे, ऑजीज़ का क्या क्रिकेट पर्सपेक्टिव होता है वो समझ रहे थे वगैरह. और उस वजह से इंडियन क्रिकेट को बहुत सारे बूस्ट मिल गए. तो अब जाके जब ये यंग क्रिकेटर्स कम एज में बहुत ज़्यादा गट्स के साथ खेलते हैं, ये गट्स आए कहाँ से? ग्लोबल पर्सपेक्टिव इंडियन क्रिकेट तक पहुँच चुका है. देयर इज अ रीज़न दैट वी हैव लेफ्ट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एंड श्रीलंकन क्रिकेट टीम फार बिहाइंड. ट्रू. अभी यही लॉजिक एजुकेशन में अप्लाई करना. So what is the IPL equivalent for education? And I think वो सेम है कि जैसे एक IPL टीम में एक न्यूजीलैंडर भी है, एक ऑस्ट्रेलियन भी है, एक ब्रिटिश क्रिकेटर भी है, एक वेस्ट इंडियन क्रिकेटर भी है. आई थिंक एक क्लासरूम में भी आपको हर नेशनलिटी का बच्चा चाहिए. आपको एक जर्मन बच्चा भी चाहिए उस क्लास में, आपको एक अमेरिकन बच्चा भी चाहिए, एक मैक्सिकन बच्चा भी चाहिए, एक अरब बच्चा भी चाहिए, एक इंडियन बच्चा भी चाहिए. तभी स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर दे कैन फिल्टर एंड टेक द बेस्ट ऑफ ईच ऑफ देम. एंड वो सबके लिए फ़ायदा है. मतलब इंडियन क्रिकेटर्स को फ़ायदा हुआ है, बट आई एम वेरी श्योर कि आप एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से जो इंडिया IPL में खेल के गया है उससे भी जब बात करोगे तो उसको भी फ़ायदा हुआ है. उसके लिए भी देयर आर सम लर्निंग्स दैट दे माइस्ट हैव टेकन फ्रॉम द इंडियन क्रिकेटर्स. सो आई थिंक वो बहुत ही विन विन वाली सिचुएशन है कि जब अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग एक क्लासरूम में एक साथ आके बैठते हैं, देयर इज़ अ विन विन फॉर एवरी सिंगल पर्सन सिटिंग इन दैट क्लासरूम. वो बहुत ज़रूरी है. तो आई वुड से कि IPL फॉर एजुकेशन is a system that allows you to travel the world with a diverse set of people and build in those places. थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लिप दोस्तों. मेरा होप यह है कि आप हर हफ्ते इसी चैनल पर लौट आओ ताकि जितने भी पॉडकास्ट हम अपलोड कर रहे हैं ना उनका सार आपको इस चैनल पर मिले.